हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। आज की लेक्चर सीरीज़ में हम डेथ बी नॉट प्राउड का एक्सप्लेनेशन देखेंगे डिटेल में और एक माइंड मैप के थ्रू पूरी पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस पोएम के लिए क्या आपको इम्पॉर्टेंट लाइन देखनी है? ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी थी जो मैंने आपके लिए यहाँ पे इसीलिए फ्रंट पेज पे भी डाली है, तो आप इसको कोट कर सकते हैं। दिस पोएम बाय जॉन डन सूथ्स एंड प्रोवाइड्स अ काइंड ऑफ इनर कंपोजर टू फेस डेथ विद हीरोइज्म एंड स्टोइसिज्म। मतलब यूजुअली क्या होता है कि हम मृत्यु से डरते हैं, तो ये पोम कहीं ना कहीं हमें ये सिखाने की कोशिश करती है कि मृत्यु से डरने वाली कोई बात नहीं है और उसको हम हीरोइकली फेस करें। सो अगर हम फर्स्ट लाइन से देखें, डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल फॉर दाउ आर्ट नॉट सो। तो पहली लाइन से ही काफ़ी ज़्यादा बोल्डनेस है पोएम में। शुरू से ही लगता है कि हाँ, ये कुछ शुरू हो रहा है, जो भी पोएम शुरू हो रही है वहाँ पे डेथ को फर्स्ट लाइन से ही थोड़ा सा नीचा दिखा दिया गया है। थोड़ा सा उसको ये समझाने की कोशिश की गई है कि डेथ को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने का मतलब नहीं है, डेथ को बहुत ज़्यादा प्राइड नहीं रखना चाहिए, बिकॉज डेथ इज़ वेरी पावरलेस। तो डेथ बी नॉट प्राउड काफ़ी बोल्डली स्टार्ट होती है। रीडर बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक आवाज़ सुन रहा है। रीडर यहाँ पे पैसिव है, बातचीत हो रही है डेथ के, और ये एक मोनोलॉग है। यहाँ पे स्पीकर जो है अपनी बातें डेथ से बोलता है और इस मोनोलॉग को रीडर जो है ईव्स ड्रॉप कर रहा है, चुपचाप सुन रहा है। वर्ड जो ये कैपिटलाइज्ड है डेथ से, इसका मतलब ये हुआ कि डेथ का को यहाँ पर्सोनीफाई किया गया है, डेथ को एज ए पर्सन ट्रीट किया गया है और इसको हम प्रॉपर नाउन की तरह भी यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पता चल जाता है कि डेथ एज अ प्रॉपर नाउन यूज़ की गई है। डेथ को एज ए पर्सन मान करके स्पीकर उसको एड्रेस कर रहा है, एज ए पर्सन एड्रेस कर रहा है। पोम उसके बाद अपोस्ट्रफी से बिगिन होती है, जिससे कि ये क्लियर हो जाता है कि डेथ ही इंटेंडेड लिसनर है। यहाँ देखिए, डेथ के बाद एक कॉमा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेंडेड लिसनर कौन है? डेथ है। बातचीत किसकी? ये एक मोनोलॉग है और मोनोलॉग में किसके बीच में यहाँ पे मोनोलॉग हो रहा है? कौन जो है इंटेंडेड लिसनर होना चाहिए? डेथ होना चाहिए। रीडर इज़ जस्ट ईव्स ड्रॉपिंग, रीडर सिर्फ उस बात को चुपचाप सुन रहा है जो ऑलरेडी एक कॉन्वर्सेशन डेथ और स्पीकर के बीच में है। डेथ को पर्सोनीफाई करके स्पीकर ये कहना चाहता है कि ह्यूमन ये जो है अनडिज़ायरेबल है कि हम डेथ को ज़्यादा ही प्राइड दें। डेथ के पास एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा वो अपने आप को इम्पॉर्टेंट समझता है और वो अपनी इस रेप्यूटेशन को मेंटेन करता है कि उससे सब लोग डरते हैं और वो फाइनल है। तो कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे रिलीजियस लिटरेचर में और बहुत सारी जगह डेथ को एक फ़ाइनल चीज़ की तरह मानते हैं, एटलीस्ट मटेरियल वर्ल्ड में फ़ाइनल जो है डेस्टिनेशन डेथ को माना जाता है। तो इसीलिए डेथ के अंदर एक इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस होता है और डेथ काफ़ी फियरफुल होती है आम पॉपुलेस के लिए, आम जनता के लिए। तो उसको जो है इस इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ इम्पोर्टेंस को ही डिफ्लेट करने की कोशिश की गई है इस पोम में। स्पीकर ये एक्नॉलेज करता है कि कुछ लोग डेथ को इस तरह से देखते हैं, दो सम हैव कॉल्ड दी, मतलब कुछ लोग तुमको बहुत ज़्यादा डरते हैं, तुम्हारी ऐसी रेप्यूटेशन है, तुमको लोग फाइनल बोलते हैं। बट ही स्पीकर इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू टेल कि तुम कितनी मतलब लोगों ने क्या बोला है? माइटी एंड ड्रेडफुल। बट स्पीकर इज सेइंग इन दिस वेरी सेकेंड लाइन, दूसरी लाइन में तुरंत स्पीकर बोलता है कि जो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं कि तुम माइटी और ड्रेडफुल हो, रियल में तुम वो नहीं हो। तुम्हारा जो रियल कैरेक्टर है वो माइटी और ड्रेडफुल वाला नहीं है, वो सिर्फ एक पर्सोना है जो तुमने वियर की हुई है। नेक्स्ट, फॉर दोज whom thou thinkest thou dost overthrow die not, poor death, nor yet canst thou kill me। तो डेथ के अंदर इसलिए प्राइड होता है क्योंकि डेथ को लगता है कि जिसको भी उसने टच किया वो हमेशा के लिए उसके अंदर से जो है बॉडी सोल निकल के चली जाएगी और वो जो है नॉन लिविंग हो जाएगा। तो इसीलिए डेथ को काफ़ी पावरफुल फील होता है। डेथ को ये लगता है कि वो लाइफ को ओवरथ्रो कर सकती है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि वो लोगों को मार सकती है। डेथ को इस तरह से एक एग्रेसर के रूप में देखा गया है, क्योंकि एग्रेसर क्या करता है? आपको एग्रेशन दिखा करके इवन ही कैन किल। तो डेथ के अंदर भी ये सेंस ऑफ प्राइड इसलिए होता है बिकॉज डेथ की जहाँ पे भी शैडो पड़ी, डेथ ने जिसको भी टच किया है, अगर आप ग्रीक पार्ट से लेंगे, अगर आप ग्रीक फिलॉसफी से इसको कंबाइन करके देखेंगे
तो ग्रीक फिलॉसफी में डेथ को एज अ आपने देखा होगा एक लालटेन से लेकर के चलता है, बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी उसमें लालटेन लेकर के चलती है डेथ। सो डेथ को बहुत ही कोल्ड और माना गया है, और डेथ को ग्रीक फिलॉसफी में ऐसा माना गया है कि वो एक ओल्ड आदमी होता है जो जिसको भी टच कर लेता है तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है, तुरंत उसके अंदर से लाइफ ख़त्म हो जाती है। तो एक ग्रिम रीपर की तरह डेथ को शो किया गया है पॉपुलर जनता के सामने। वो जिसको भी टच कर लेता है तो उससे लाइफ ओवरथ्रो हो जाती है, और शायद इसी वजह से डेथ काफ़ी प्राउड फील करती है। तो इसीलिए डेथ को एज एन एग्रेसर देखा गया है। स्पीकर बहुत क्लियरली कहता है कि ये जो सेंस ऑफ एग्रेशन है, ये जो प्राइड है, ये दोनों मिसप्लेस्ड हैं, क्योंकि एसेंशियली कोई मरता नहीं है। ये आप अगर इसको स्पिरिचुअल कनेक्शन देखेंगे तो सोल सोल डज नॉट डाई, राइट। सो हमारी बॉडी जो है सिर्फ एक कवर है, और रियल हमारा जो एसेंस है वो सोल है, एंड सोल विल नॉट डाई। तो डेथ ने जिसे टच किया वो तो सिर्फ बोन्स थी, वो तो सिर्फ हमारी फिजिकल स्टेट थी, हम मरे नहीं हैं। और इसीलिए उसका कहना है, स्पीकर का कहना है कि तुम्हारा जो सेंस ऑफ प्राइड आता है बिकॉज यू कैन ओवरथ्रो लाइफ, दैट इज़ मिसप्लेस्ड। It is misplaced because essentially nobody is dying. Since nobody is dying, then why are you feeling so proud? कोई मर ही नहीं रहा तो आपको प्राइड किस बात का है? तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट क्यों है? देखिए, पोएम रियली ये डिनाई नहीं कर रही कि डेथ एग्जिस्ट नहीं करती। पोएम इज सेइंग डेथ एग्जिस्ट, बट ये क्रिश्चियन बिलीफ पे बिल्ड ऑन करती है, जहाँ पे बोला गया ये माना गया है क्रिश्चियन फिलॉसफी में कि आफ्टर लाइफ में, मृत्यु के बाद एक और जो है दूसरा जहाँ होता है, और वहाँ पे हम जो रिसरेक्ट होंगे, हम हमेशा के लिए जिएंगे। तो जैसे हमारा एक हिंदू फिलॉसफी में रीबर्थ की बात कही जाती है, क्रिश्चियन फिलॉसफी में रीबर्थ नहीं होता है। एक बार कोई किसी की डेथ हो जाए तो वो हमेशा हमेशा के लिए पैराडाइज में रहेगा, या फिर अगर उसने बुरे काम किए होंगे तो हमेशा के लिए वो हेल में रहेगा। तो ये जो है क्रिश्चियन फिलॉसफी से बिल्ड ऑन करती है पोएम। और पोएम जो है कहती है कि पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है, डेथ खुद एक पैराडॉक्स है। जिसको वो टच कर रही है बेसिकली उसको जो है यहाँ पे डेथ की एग्जिस्टेंस को नहीं डिनाई किया गया। ये माना गया है कि डेथ ने जिसको भी टच किया वो डाई हुआ है, बट डेथ के बाद वो रिसरेक्ट होकर के आफ्टर लाइफ में चला गया, और वहाँ पे वो सालों साल हमेशा के लिए जिएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, डेथ जिसको मारना चाहती थी बिल्कुल उसको बस टच कर पाई है, उसको मार नहीं पाई है। तो ये क्रिश्चियन बिलीफ से बेस्ड है। थर्ड लाइन में आप ये देखिए, ये दाउ थिंकेस्ट दाउ ओवरथ्रो, टी एच को जो है बार बार बोला गया है। तो ये एक एलिट्रेशन है, आपका एलिट्रेशन शो किया गया है टीएच के साउंड का। इससे एक डेलिकेट क्वालिटी प्रोड्यूस होती है जो कि डेथ को एज ए पावरफुल ऑलमाइटी फिगर के रूप में पहले दिखा रही थी, क्योंकि डेथ, दाउ, थिंकेस्ट, दाउ, ओवरथ्रो। तो यहाँ पे डेथ को एक पावरफुल पर्सनालिटी के भी रूप में पेश किया गया है। बट इसको अगर आप जक्सटापोज करेंगे, इसको अगर आप नेक्स्ट लाइन से पढ़ के देखेंगे तो तुरंत यहाँ पे बताया गया है कि डेथ जिसको भी आपने छुआ वो ना तो मरा, और मुझे भी आप नहीं मार सकते हो। तो यहाँ पे एंजाममेंट है। एंजाममेंट का मतलब जब सेम आइडिया नेक्स्ट लाइन तक कैरी ऑन करे, ये वाली लाइन यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है, लाइन यहाँ पे जाके ख़त्म होगी। तो जो आइडिया है मतलब सेम लाइन दो अगर उसमें जाती है, कंटिन्यू करती है, उसको हम एंजाममेंट कहते हैं। तो ये एंजाममेंट वाला यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है, और इससे हमें ये बताया गया है कि जो सपोजिटली मर जाना चाहिए था वो बेसिकली मरा नहीं, वो आफ्टर लाइफ में फिर भी जिंदा है। तो डेथ का फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। डेथ शुड नॉट बी फीलिंग पावरफुल बिकॉज इट इज़ नॉट रियली एबल टू ओवरथ्रो लाइफ को नहीं ओवरथ्रो कर पाई है। लाइफ विल कंटिन्यू आफ्टर लाइफ एज वेल। फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट ताई पिक्चर्स बी मच प्लेजर। तो यहाँ पे डेथ को कंपेयर किया गया है स्लीप और रेस्ट से। तो स्लीप और रेस्ट की बात करें तो हम स्लीप और रेस्ट को फील करके काफ़ी रिजुवनेट फील करते हैं। इससे ये जो प्रोजेक्शन है, ये रेस्ट के साथ जब डेथ को कंपेयर कर लिया या स्लीप के साथ डेथ को कंपेयर कर लिया, तुरंत डेथ की जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा डिमिनिश कर दिया गया है। डिमिनिश क्यों कर दिया गया? पहली चीज़ देखिए, रेस्ट और स्लीप दोनों काफ़ी हार्मलेस एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि ये हार्मलेस एक्टिविटी हैं, और डेथ भी अगर रेस्ट और स्लीप जैसी ही है तो ये भी हार्मलेस हुई। पहली चीज़ तो ये आई हमें समझ में। दूसरी चीज़ क्या है कि ये क्या करती है, जैसे हम रेस्ट करते हैं तो हम अपने फिज़िकल एनवायरनमेंट से स्विच ऑफ कर जाते हैं कुछ टाइम के लिए और ख़ुद को रिजुविनेट करते हैं। इसी तरह से
हमारी जो कॉन्शियस लिविंग है, जैसे हम रेस्ट के टाइम पे, स्लीप के टाइम पे कॉन्शियसनेस से स्विच ऑफ कर लेते हैं, वैसे ही डेथ को अगर हम कंपेयर करें तो डेथ क्या कर रही है, डेथ एक स्लीप जैसी है। वो हमारी फिज़िकल लाइफ से, इस वाली लाइफ से हमें स्विच ऑफ करके नेक्स्ट लाइफ की तरफ प्रोपेल कर देगी। तो इसीलिए जिस तरह से रेस्ट और स्लीप के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, वो एसेंशियल होती है लाइफ की, वो हमें हार्म नहीं करती है, उसी तरह से डेथ भी हमें हार्म नहीं करती है। डेथ भी काफ़ी एसेंशियल है, आफ्टर लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब तक डेथ हमें टच नहीं करेगी तब तक हम आफ्टर लाइफ नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए डेथ क्या हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, और स्लीप जैसी हार्मलेस हुई, रिजुवनेट करती है हमारी सोल को, और हमारी सोल को नेक्स्ट लाइफ के लिए भेजती है, नेक्स्ट लाइफ में पुश करती है। देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो एंड सूनेस्ट आर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। अब डेथ को यहाँ पे लिंक कर दिया था पिछले लाइंस में स्लीप के साथ और रेस्ट के साथ। तो स्पीकर जो है इसी को आगे, आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि अगर रेस्ट और स्लीप लोगों के लिए खुशी लाती हैं तो डेथ और भी ज़्यादा प्लेजर लेकर आनी चाहिए। और शायद इसी वजह से सबसे पहले जो डेथ के जाल में फंसता है वो वही है जो हमारा सबसे अच्छा व्यक्ति होता है। ये आपने देखा भी होगा लाइफ में, जो काफ़ी अच्छा व्यक्ति होता है उसको डेथ जल्दी टच करती है। तो यहीं से बिल्ड किया गया है कि जिस तरह से रेस्ट और स्लीप हमारी बॉडी को रिजुवनेट करती हैं और वो हमारे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन को, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं उनको हाइटन करती हैं, हमें अच्छा बनाती हैं, उसी तरह से डेथ भी एक बड़ी स्लीप की तरह है, एक बिगर स्लीप की तरह है। और ये बेसिकली हमें जो है बाउंटी और एबेंडेंस ला के देती है। 7th और 8th लाइन ये सजेस्ट करती हैं कि यूजुअली लाइफ अर्थ पे ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छे व्यक्ति होते हैं वो सबसे पहले मरते हैं, या फिर अगर उसको हम दूसरे सेंस में देखें, जो कि पोएट कहना चाह रहा है उनके सेंस में देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे अच्छा व्यक्ति होता है वो भी आफ्टर लाइफ के लिए सबसे पहले जाता है, जिससे कि उस आफ्टर लाइफ में सबसे ज़्यादा सुख वो भोग सके। तो शायद ये यहाँ पे पोएट हिंट करना चाहते हैं कि जो लोग जिनको डेथ टच करती है वो गॉड के द्वारा चूज़ किए जाते हैं, जिससे कि उनको हेवनली रिवॉर्ड दिया जा सके, आफ्टर लाइफ में वो हेवन का सुख भोग सकें। लाइन 8 जो है मॉडिफाई करती है डेथ के आइडिया को और कह देती है कि डेथ बेसिकली क्या है, जैसे हम स्लीप में अपनी बॉडी को रिजुवनेट करते हैं, वैसे ही डेथ हमारी बोन्स के लिए रेस्ट हो गई, मतलब हमारी फिजिकल बॉडी के लिए रेस्ट के रूप में हम इसे देख सकते हैं, और सोल के डिलीवरेंस के रूप में देख सकते हैं। सोल डिलीवर हो जाती है आफ्टर लाइफ में, सोल यहाँ से निकल के, सोल अभी हमारी बॉडी में फंसी हुई है, डेथ से क्या होगा, सोल रिलीज़ हो जाएगी। एक केस से जैसे पक्षी रिलीज़ हो जाता है, वैसे ही सोल रिलीज़ होकर के गॉड के पास चली जाएगी और हेवन का सुख भोगेगी। नेक्स्ट लाइन्स में कहा गया है, Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, and doth with poison, war and sickness dwell। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि और डेथ को और ज़्यादा पावरलेस बनाने की कोशिश की गई है, और ये बताया गया है कि डेथ एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीक है और इसको बाकी एलिमेंट्स और लोग जो है डोमिनेट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये देखिए, डेथ एक स्लेव है हमारी फेट का। बाई चांस कभी कभी लोगों की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंटल डेथ्स की बात की गई है। तो यहाँ पे ये एक्सीडेंट्स जो है बाई चांस हो जाते हैं, फेट से हो जाते हैं। उसी के अलावा अगर हम बात करें आगे किंग्स की, तो जो बहुत पावरफुल लोग होते हैं, किंग्स हुए, या वो लोग जो है मैन इन पोजीशन, मैन इन पावर, वो भी बहुत सारा युद्ध वगैरह करते हैं और युद्ध के वक्त बहुत सारी डेथ होती है। तो अगेन डेथ अगेन जो है हमारे किंग्स की विम्स और फैंसीज पर डिपेंड करती है। फिर डेस्परेट मैन समबडी हु इज़ वेरी एंग्री और हर्ट हो सकता है, तो वो जो है सुसाइड जो कर लेते हैं, या फिर एक मर्डरर की बात कह सकते हैं। तो दोनों ही लोग जो है डेथ को यूज़ करते हैं, एक जो है खुद को मारता है और एक दूसरों को मारता है। तो अगेन यहाँ पे एक जो है एंग्री मैन या फिर एक डेस्परेट मैन से भी डेथ हार जाती है और डेथ उनके द्वारा यूज़ कर ली जाती है। उसी तरह से
पॉइजन, वॉर, सिकनेस, ये सारी चीज़ें डेथ को लेकर के आती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेथ के जो डेथ जहाँ पे अपने आप को बहुत पावरफुल बनती है, बट बेसिकली काफ़ी वीक एलिमेंट्स, काफ़ी अगली एलिमेंट्स जो है डेथ को लेकर आते हैं। तो डेथ को काफ़ी अनडिज़ायरेबल चीज़ों के साथ एसोसिएट किया गया है, जिससे कि उसके प्राइड को डिफ्लेट किया जा सके, उसको ये बताया जा सके कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। और ज़्यादा पावरलेसनेस की बात यहाँ पर आ गई है इस वाली लाइंस में, एकदम जेनिथ हो गया है पावरलेसनेस का, जहाँ पे ये कहा गया है पॉपी और चार्म्स कैन मेक अस स्लीप एज वेल। मतलब डेथ तुम्हारा फ़ायदा क्या है, तुम जो है एक स्लीप जैसे हो, ये हम पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब अगर हम पॉपी ले लें, ओपियम को लें, या फिर अगर हम मैजिक को यूज़ करें, तो वो भी हमें उस तुमसे बेहतर जो है एक स्लीप दे सकता है। तो फिर तुम्हारे जो है स्ट्रोक से अच्छा हो सकता है, तुम्हारे जो सहलाने से, तुम्हारे सिर सहलाने से या तुम्हारे हाथ रखने से बेटर होगा कि हम पॉपी को ले लें, मतलब ओपियम ले लें, उससे ज़्यादा अच्छी नींद आएगी। और या फिर हम मैजिक को यूज़ कर लें, उससे भी ज़्यादा अच्छी नींद आती है। तो इसीलिए तुम्हें किस बात का घमंड है? तुम्हें तो किंग्स यूज़ कर लेते हैं, तुम तो दासी हो किंग्स की, डेस्परेट मैन की, तुम दासी हो पॉइजन की, तुम दासी हो वॉर की, तुम दासी हो सिकनेस की। उसके अलावा तुमसे बेहतर तरीके से जो नींद आती है वो ओपियम लेने से आती है। तुमसे बेहतर तरीके से चार्म्स को यूज़ करें, मैजिक को यूज़ करें तो नींद आती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें तुमसे बेटर हैं, तो फिर तुम्हें किस बात का घमंड है? वाई स्वेलेस दाउ देन, यहाँ इसका मतलब हुआ वाई आर यू सो प्राउड, वाई आर यू सो स्वेल्ड विद प्राइड। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि तुम्हें किस बात का घमंड है, तुम किस लिए प्राइड फील कर रही हो, क्योंकि तुमसे बेटर तो बाकी चीज़ें हैं। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक इटर्नली एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई। तो लाइन 13th और 14th पोम को कंक्लूजन की तरफ लेकर आती हैं। ये एक एक्सप्लिसिट रीज़न देती हैं कि स्पीकर क्यों इतना बोल्ड है डेथ को इस तरह से एड्रेस करने के लिए। स्पीकर की बोल्डनेस इसलिए है क्योंकि डेथ के बाद आफ्टर लाइफ आती है, और आफ्टर लाइफ हमेशा के लिए होती है, इटर्नल होती है। इटर्नल मतलब अमर, हमेशा रहने वाली। तो अगर हम क्रिश्चियन फिलॉसफी की बात करें तो हमारी जो बर्थ की साइकिल है, जो अर्थ पे साइकिल है, ये काफ़ी शॉर्ट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई 50, 60, 70, 80 साल जी लिया, 90 साल से जी लिया, मैक्सिमम 100, 120 ईयर्स कोई जी लेगा। 120 तो बहुत ज़्यादा बता दिया है। तो मैक्सिमम इतना हम सुख भोग पाते हैं अर्थ के ऊपर। बट हेवन में जैसे ही डेथ हमें टच करती है, हम पुश हो जाते हैं और हम जो है हेवन चले जाते हैं, और वहाँ पे लाखों साल जो है हम जिएंगे। तो इसलिए डेथ का कोई फ़ायदा नहीं है। डेथ हमें जो है एक शॉर्ट स्लीप जैसी है, कुछ भी नहीं बल्कि एक छोटी सी स्लीप है। ये एक ट्रांजिशन है जब हम अर्थ से अपनी मिजरीज़ को छोड़ करके इटर्निटी की तरफ चले जाते हैं। मोनोसिलेबिक लाइन है आपकी, जो 13th लाइन है वो मोनोसिलेबिक है, और ये एम्फसाइज करती है इस आइडिया को कि हम बहुत क्षणिक हैं। छोटे से आइडिया को ये एम्फसाइज करती है। यहाँ देखिए, एंड डेथ शैल बी नो मोर। तो अगेन ये मोनोसिलेबल्स जो है ये बताते हैं कि डेथ बहुत छोटी है, बहुत क्षणिक है। उस लाइन की तरह, लास्ट लाइन की तरह डेथ काफ़ी छोटी है। पूरी जो पोएम है ये फेथ के ऊपर डिपेंडेंट है। जो क्रिश्चियन थियोलॉजी में कहा गया है उसके ऊपर ये पोएम बनाई गई है। क्रिश्चियन थियोलॉजी में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि डेथ के बाद ये माना जाता है कि लोग जैसे ही डेथ टच करती है उसके बाद दोबारा जागते हैं और इटर्नली वेक करते हैं, हमेशा के लिए जीने के लिए जागते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपने क्राइस्ट के रिसरेक्शन के टाइम पे भी सुना होगा। उनको जब सूली पे चढ़ा दिया गया था, 2 दिन के बाद वो दोबारा जो है लिविंग खड़े हो गए थे, मृत्यु से जिंदा हो गए थे। तो ये एक एग्जाम्पल है जो क्रिश्चियन थियोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट बेस है क्रिश्चियन थियोलॉजी का, जहाँ पे ये कंसिडर किया जाता है कि मरने के बाद लोग जो है रिसरेक्ट होते हैं, दोबारा जागते हैं और इटर्नली फिर अपना जो भी हेवन या हेल की तरफ चले जाते हैं और हमेशा वहाँ रहते हैं। तो इसीलिए डेथ एज ए कॉन्सेप्ट जो है अच्छा होगा उनके लिए, क्योंकि डेथ जो है रिसरेक्ट होकर के अपना हेवन में चला जाता है। यूजुअली तो हम यही एज्यूम करते हैं कि लोग हेवन जाएंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई क्योंकि हम दोबारा से जाग करके हेवन की तरफ चल गए हैं।
ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बाइबल के कॉर्निथियंस वर्सेस 15:26 से लिया गया है, जहाँ पे कहा गया है फाइनल एनिमी इज़ टू बी दैट इज़ टू बी डिस्ट्रॉयड इज़ डेथ। तो डेथ फाइनल एनिमी है, उसको जब हम ख़त्म कर देंगे तो आफ्टर लाइफ में हम जिंदा हो जाएंगे। उसके बाद हमारी कोई एनिमी नहीं बचेगी, हमारी लाइफ बहुत पीसफुल होगी और हम बहुत खुशी खुशी भगवान ने जो हमारे लिए सुख दिए हैं वो सब हम उनको भोगेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये नोट करना कि जो लास्ट वाली लाइन है वो काफ़ी अपलिफ्टिंग है, काफ़ी एफर्मेटिव है। लास्ट लाइन में लिटरली जो स्पीकर है वो ये बता रहा है कि डेथ को डिफीट कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ को डिफीट कर दिया गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि डेथ का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करती है। डेथ को अगर हम फेथ की लाइट में देखें, अगर हम क्रिश्चियन थियोलॉजी में देखें या स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखें, किसी भी रिलीजन के, चाहे आप इस्लाम की बात करें, चाहे आप हिंदुइज़्म की बात करें, तो सभी रिलीजन्स में यही बेस है। डेथ को यही बोला जाता है कि डेथ एक शॉर्ट स्पैन के लिए आती है और डेथ के बाद हम लोग दोबारा जो है हेवन हेल या कहीं और जाते हैं। तो आफ्टर लाइफ ऑलवेज अवेट्स फॉर अस। इस व्यू में अगर हम देखें तो डेथ से डरने वाली कोई बात नहीं रहेगी। डेथ के पास जो कैरेक्टर्स हमने फियर का एक कैरेक्टर बांध के रखा हुआ है, डेथ के आसपास डेथ को हम एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक फिगर के रूप में देखते हैं, तो हम ये देखना बंद कर देंगे अगर हम इस फेथ की लाइट में डेथ को देखें। तो एसेंस ये हुआ कि डेथ एक बहुत छोटी सी चीज़ है और फेथ अगर आप रखते हैं, अगर आपको भगवान में भरोसा है, तो डेथ के ऊपर आप आसानी से विजय पा सकते हैं। बिकॉज डेथ बेसिकली आपको प्रोपेल करती है दूसरी लाइफ में जाने के लिए। तो डेथ बेसिकली आपके लिए एक अच्छी चीज़ है जो आपको दूसरी लाइफ में ले जाएगी और भगवान के साथ आपका मिलन करा पाएगी। ये इस पोएम में दिखा गया है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पोएम की डिस्कस करेंगे एक माइंड मैप के थ्रू, और वो माइंड मैप मैं आपको एज अ PDF सिविल्स तैयारी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। आप चाहें तो उसका पोस्टर बना करके उसका प्रिंट आउट ले करके रख सकते हैं, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम में आप उसका रिविज़न कर सकें। तो आपको समझा दिया है, वहाँ से आपको क्या क्या लिखना है वो सारी चीज़ें आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकेंगे। सो गाइज, डेथ बी नॉट प्राउड, इसकी थीम क्या है? 2 थीम्स हैं इसकी। पहली थीम है कि डेथ इज़ पावरलेसनेस ऑफ डेथ है। इसको 2 चीज़ों से हमने काम दिखा रखा है। पहली चीज़, ये स्लेव है अर्थली थिंग्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये फेट की, चांस की, किंग्स की, डेस्परेट मैन, पॉइजन की, वॉर की और सिकनेस की स्लेव है। फिर ये इसलिए भी पावरलेस है क्योंकि ये जो है पोएट को या स्पीकर को नहीं मार सकती। तो ये आप कोट कर सकते हैं, नॉर येट दाउस्ट किल मी, आप मुझे नहीं मार सकते। तो ये एक मैसेज है डिफायंस का कि हम डेथ से नहीं डरते क्योंकि डेथ हमें नहीं मार सकती है। फिर दूसरा जो थीम है, ये फंक्शन है डेथ का। क्या फंक्शन है डेथ का? ये हम लास्ट लाइन से और पूरे अगर पोएम को एक जिस्ट अगर इसकी देखें, अच्छे से समझें, तो हमें ये समझ आता है कि डेथ का फंक्शन है ट्रांजिशन करना लाइफ से आफ्टर लाइफ में। तो डेथ अगर हमें नहीं टच करेगी तो हम इस लाइफ में जीते रहेंगे, आफ्टर लाइफ को कभी भी हम नहीं आफ्टर लाइफ का जो सुख है वो नहीं झेल पाएंगे। तो इसीलिए फंक्शन जो है डेथ का सिर्फ इतना है कि वो हमारा ट्रांजिशन कराती है लाइफ से आफ्टर लाइफ में। अब डेथ बी नॉट प्राउड की 3 चीज़ें देख लेते हैं। मीटर कैसा है? ये आइएम्बिक पेंटामीटर में आपकी पोएम लिखी गई है। उसका एग्जाम्पल आपका है फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो सिलेबल्स हैं, 5 सिलेबल्स जो है स्ट्रेस्ड हैं, और इसीलिए इसको हम आइएम्बिक पेंटामीटर वाला एक मीटर कहेंगे। फिर राइमिंग स्कीम अगर देखें तो A B B A A B B A A, ये राइमिंग स्कीम है। फॉर्म क्या है? 14 लाइन की पोएम है तो ये सोनेट है। तो आपका फॉर्म हमने देख लिया, राइम स्कीम देख लिया, मीटर देख लिया। अब पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? पोएटिक डिवाइसेस में एनाफोरा है। एनाफोरा का मतलब, अगर आपकी लाइंस जो है सेम वर्ड से बिगिन होती हैं तो उसको हम एनाफोरा कहते हैं। अब अगर 14 लाइन की ये आपकी पोएम है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो इसमें से 5 जो लाइंस हैं, 14 में से 5 लाइन एक वर्ड एंड से बिगिन करती हैं। तो यहाँ पे हमने पोएटिक डिवाइस के रूप में एनाफोरा को यूज़ किया हुआ है। अपोस्ट्रफी, डेथ के तुरंत बाद हमने अपोस्ट्रफी यूज़ किया हुआ है पर्सोनिफिकेशन के लिए। तो अगेन अपोस्ट्रफी को एज ए पोएटिक डिवाइस यूज़ करके पर्सोनिफिकेशन किया गया है।
फिर एन्जैम्पमेंट, एन्जैम्पमेंट मतलब एक जो आपका सेंटेंस है वो एक लाइन से दूसरी लाइन में अगर फ्लो करता है तो उसको हम एन्जैम्पमेंट कहते हैं। ये हमने देखा है लाइन 1 और 2 में, लाइन 3 और 4 में। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन में हमने टीएच की साउंड काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुई है, दाउ, थिंकेस्ट, तो ये आपका जो है टीएच के साउंड का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। और भी बहुत सारी ऐसी वॉवल आपकी जो है कॉन्सोनेंट साउंड है जो काफ़ी रिपीट हुई हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड अगर रिपीट होती है सेम लाइन में तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स को भी यूज़ किया है एज ए पोएटिक डिवाइस, जब हमने कहा है डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दो शैल डाई, तो मतलब डेथ को हमने डेथ दे दी, तो ये अपने आप में एक पैराडॉक्स हो गया, तो पैराडॉक्स को हम यहाँ पे यूज़ किया गया है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन में डेथ को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया गया है और उससे कहा गया है कि वो प्राउड ना फील करे। डेथ बी नॉट प्राउड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। मेटाफर, मेटाफर में हम दो चीज़ों का इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे हमने डेथ का कंपैरिजन स्लेव से किया है और कहा है कि वो स्लेव है फेट की, चांस की, किंग्स की, डिस्परेट मैन की। फिर हमने एल्यूजन किया हुआ है, यहाँ पे बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ का एल्यूजन है, स्पेसिफिकली लास्ट वाली लाइन में डेथ यू शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल डाई, तो यहाँ पे एल्यूजन यूज़ किया गया है। सीजोरा भी यूज़ किया गया है जहाँ पर हम सडनली रुक जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल रेस्ट एंड स्लीप, ये जो हम जब डबल कोट्स में डालते हैं, रुक जाते हैं, सडन कोई पॉज लेते हैं तो उसको सीजोरा बोला जाता है, और ये हमारा ध्यान किसी पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो रेस्ट एंड स्लीप में सीजोरा यूज़ किया है, मच प्लेजर में सीजोरा यूज़ किया गया है। अब सिंबल्स क्या हैं इस पोएम में? बोन का सिंबल लिया गया है, डेथ को एज ए काइंड ऑफ रेस्ट टू बोन्स, मतलब फिजिकल बॉडी के रेस्ट के रूप में यूज़ किया गया है। स्लीप अगेन दूसरा सिंबल है, स्लीप के फॉर्म में अगर हम डेथ को देखें तो डेथ अगर स्लीप है तो काफ़ी रिजुवनेटिंग होगी, और अगर सुपर स्लीप है तो ये एक अच्छी चीज़ होगी और ये हमें आगे बढ़ के इसको एंटिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट सिंबल है स्लेवरी का, जहाँ पर हमने डेथ को बोला है कि वो स्लेव है पावर की, वॉर की, पॉइजन की, इससे हम पावरलेसनेस इन्वोक करना चाह रहे हैं डेथ की। तो ये आपका सारा चीज़ें हैं जो आपको देखनी थी इस पोएम में। आई होप आपको पोएम समझ आई होगी। ये आपके लिए जो भी माइंड मैप है ये शेयर कर दिया जाएगा, जिससे कि आप लास्ट मोमेंट पे इसका रिवीजन कर सकें। अगर आपको ये फॉर्मेट जो आज मैंने लिया है ये अच्छा लगा हो तो कमेंट करना ना भूलें। और गाइस इसमें रियली मैं बता रही हूँ 2 रातों से सिर्फ इंग्लिश का लेक्चर बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मैं सोई नहीं हूँ। आज मैं पूरी रात नहीं सोई थी। ये देखिए, ये माइंड मैप बनाने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। माइंड मैप बना रही थी और पढ़ के देख रही थी, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट देने की कोशिश मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप एक जो आप थम्स अप थम्स डाउन वाला एक रखते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और मुझे कल बताया भी था, मैंने इम्प्रूवमेंट किया भी है। तो थम्स डाउन देने से बेटर होगा कि आप मुझे बता दें कि मैं कहाँ इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो मैं इम्प्रूव करूँगी। सबसे पहली बात है कि मैं एज अ बिल्कुल बेसिक इसलिए लेके चलती हूँ क्योंकि जो इंग्लिश ग्रेजुएट हैं उनके हिसाब से लेकर के चलती हूँ। तो अगर आप इंग्लिश ग्रेजुएट हैं, हो सकता है आपको मेरे से बहुत ज़्यादा आता होगा, स्टिल आपके रिवीजन के लिए ये लेक्चर्स आपके काम आएंगे। तो प्लीज़ अभी से शुरुआत से ही अगर आप एक कहीं ना कहीं डिसहार्टन करेंगे तो मेरी भी मोटिवेशन कम होगी कि मैं इस तरह के लेक्चर्स आगे नहीं बना पाऊँगी। तो ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मुझे हमेशा करेक्ट कीजिए, आई विल बी टेकिंग योर करेक्शंस, बट एक नेगेटिविटी मत दीजिए, बिकॉज़ रियली एक लेक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा, आपके लिए 20 मिनट्स होता होगा बट उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। आप खुद करके देखिएगा तब आपको समझ आएगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है। तो और इसमें मेरा कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, मैं कहीं किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रही हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, मेरा कोई पर्सनल मोटिवेशन नहीं है। इट इज़ जस्ट कि मैं जब प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे जिन चीज़ों की कमी खली थी उसी गैप को मैं फुलफ़िल करने की कोशिश कर रही हूँ। सो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।